हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है बदलती हुई संस्कृति एवं परंपराएं। इस चैप्टर के जो आप लोगों के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के पेपर में आने की ज्यादा संभावना है। तो चलो बिना कुछ देरी के अब वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आखिर क्या है ना बच्चों। तो पहला इसके अंदर आप लोगों को ये प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला आप लोग ये प्रश्न देख लीजिए कि यूरोप के इतिहास के जानकारी के स्रोत क्या है। यानी अगर हम बात करें तो 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है हमारे पास। तो देखो बच्चों, अगर जानकारी के स्रोतों के बारे में पहला बात की जाए तो 14वीं शताब्दी में से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या थे। यूरोप तथा अमेरिका के जो अभिलेखगारों तथा जो संग्रहालय, संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, है ना। तो रखे दस्तावेज या जो छपी हुई पुस्तकें, है ना, इसके साथ साथ मूर्तियां, वस्त्र, ये सारी की सारी चीजें या और इसके साथ भवन, ये सारी की सारी क्या करती हैं, हमें 14वीं शताब्दी के इतिहास की काफी विस्तृत जानकारी हमें देती है ना। तो ये था, काफी आसान क्वेश्चन था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर जो है पूर्ण जागरण सर्वप्रथम यूरोप में ही क्यों हुआ। आखिर क्या रीजन था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण जागरण सबसे पहले यूरोप में ही क्यों हुआ। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है पूर्ण जागरण सबसे पहले यूरोप इटली में ही क्यों हुआ, जर्मनी में क्यों हुआ। आपको यही बताना है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहला क्या हुआ था, धर्म युद्ध। इसी के दौरान क्या चल रहा था, उस समय धर्म युद्ध चल रहा था। धर्म युद्ध जो था वो तुर्कों से यरूशलेम, यरूशलेम एक पवित्र स्थान है। ईसाई भी उसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं। तो क्या हुआ था, यरूशलेम को तुर्कों से मुक्त कराने के लिए जो ईसाइयों ने युद्ध लड़ा था, उसे कहा जाता है धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध के कारण क्या हुआ, लोगों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अगर देखा जाए तो बदलाव देखने को हमें मिला था। दूसरा अगर बात की जाए, धर्म सुधार आंदोलन। दूसरा अगर देखा जाए कारण क्या था, धर्म सुधार आंदोलन। आप सभी को पता है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, मार्टिन लूथर ने की थी, है ना। इसी ने ही प्रोटेस्टेंटवाद, है ना, इसी को ही प्रोटेस्टेंटवाद, प्रति सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। और ये बेसिकली चर्च के विरोध में चलाया गया था। किसने, मार्टिन लूथर ने चर्च के विरोध में इस आंदोलन को चलाया था, है ना। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा कारण था भौगोलिक खोजें। ज्यादातर आप खोजें देखो, ज्यादातर आपको इनोवेशन या आविष्कार देखोगे तो आपको कहां देखने को मिलेगा, यूरोप में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख लो बच्चों, कंपास का आविष्कार सबसे पहले मार्को पोलो ने किया था। कहां का था, यूरोप का था, है ना। ब्रह्मांड के विषय की जानकारी हमें सबसे पहले किसने दी, न्यूटन ने दी थी। कहां के थे, यूरोप के थे, है ना। गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, वो कहां के थे, वो भी बच्चों कहां के थे, यूरोप के ही थे। कॉपर जोहान्स गुटेनबर्ग के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने सबसे पहले छापे खाने अर्थात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ये भी कहां के थे, यूरोप के थे। तो ज्यादातर जो इनोवेशन हो रहा था, और आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, जैसे एंड्रियस वेसेलियस जिन्होंने सबसे पहले मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ करके सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया था, है ना। तो ये सारी चीजें कहां हो रही थी, यूरोप में हो रही थी। तो तीसरा कारण क्या था, भौगोलिक खोजें, ठीक है। अच्छा, चौथा बात करते हैं छापे खाने का आविष्कार। तो डिटेल में बात करते हैं। छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था, 1455 में हुआ था। जोहान्स गुटेनबर्ग ने क्या किया था, छापे खाने का आविष्कार किया था, यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छापी गई जो पहली पुस्तक थी, जिसका नाम था बाइबल, लगभग 150 इसकी कॉपीज को छापा गया था। अब पुस्तकें क्या हो गई थी, आसान हो गई थी, लोगों तक अब पहुंच बढ़ गई थी। अब एक साथ कई पुस्तकों को छापना जो था ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, आसान हो गया था, है ना। तो ये कारण था। इसके साथ साथ नेक्स्ट कारण था कुस्तुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। यानी क्या हुआ था बच्चों, 1453 में तुर्की ने क्या किया था, तुर्कों ने कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। और इसको पूर्ण जागरण आंदोलन का सबसे बड़ा मतलब वो बढ़ावा मिला था। तुर्कों के अत्याचारों से जो है ना, ईसाई बहुत ज्यादा डर गए थे। और तुर्कों के अत्याचारों से ईसाई ज्यादा डर जाने के कारण उन्होंने क्या किया, आसपास के क्षेत्रों में जाकर शरण ले ली, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ, यूनानी सभ्यता प्रचार ने यूरोप के लोगों को बहुत ज्यादा क्या किया था,
प्रभाव डाला था और इस प्रभाव से यूरोपीय विचारधारा में पूर्ण जागृति आई थी, है ना। तो ये 5 कारण थे जिसके कारण सर्वप्रथम पूर्ण जागरण कहां हुआ, यूरोप में हुआ। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। जो धर्म सुधार आंदोलन था तो आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य क्या था, जैसे कि आप सही होगा, पोप तथा अन्य धर्म अधिकारियों की धार्मिक निरंकुशता तथा असीमित अधिकार पर क्या लगाना था, अंकुश लगाना था। यानी जो पोप के अधिकारी थे ये निरंकुश हो गए थे, इनको शक्ति कोई सीमित ही नहीं कर रहा था यार। मतलब जो मर्जी चाहे वो कर रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, लोगों को पागल बना रहे थे। सपोज करो मैं आप लोगों से बोलूं, आपने सपोज करो या कोई भी अगर कोई क्राइम करता है ना, तो वो इन पोप के पास जाता था, कहता जी भाई नमस्कार, हमने ना 5 लोगों का मर्डर किया है। कह रहा अच्छा मर्डर किया है तो ठीक है, आप एक काम करो 5 लाख रुपए दे दो, हम आपके नाम पे माफीनामा लिख देंगे, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, जो पोप होते थे वो माफीनामा लिख देते थे और कहते जाओ भाई आपका क्या हुआ, प्रायश्चित हो गया, है ना। अब आप इस पाप से मुक्त हो, जाके एक नया पाप करो, है ना। तो इस तरीके की मेंटेलिटी थी, है ना। तो कहने का मतलब पोप तथा अन्य धर्म अधिकारियों की धार्मिक निरंकुशता और शक्ति को क्या कहते हैं, अंकुश लगा दिया गया था। दूसरा उद्देश्य क्या था, उनके नैतिक जीवन में क्या करना, सुधार लाना। क्या करना, नैतिक जीवन में सुधार लाना, क्योंकि पोप कभी भी विलासी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, है ना। भोग विलासिता का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भोग विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनके नैतिक जीवन में सुधार लाना धर्म सुधार आंदोलन का दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या था, चर्च में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना और धर्म अधिकारियों का ध्यान आध्यात्मिकता की ओर लाना। जो चर्च में जो भ्रष्टाचार था वो फैल रहा था, उसको पूरी तरीके से क्या करना था, खत्म करना था। इसका मुख्य क्या था, उद्देश्य था। और उन लोगों में आध्यात्मिकता लाना। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम भावना को जागृत करना, इनका ये मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ एक ऐसा चर्च हो, यानी राष्ट्रीय चर्च पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। राष्ट्रीय चर्च का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चर्च की स्थापना करना, है ना, जो अन्य सभी चर्चों की क्या करे, निरीक्षण करे, जांच करे कि हाँ भाई सही काम हो रहा है नहीं हो रहा, कोई ऐसा तो नहीं, कोई गलत तो नहीं कर रहा ना। इसके साथ साथ जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना बच्चों, मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप पर आश्रित ना रहकर परमात्मा पर आश्रित होना चाहिए। यानी लोगों को क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के पास जाते हैं, है ना, ईसाइयों के पास जाते हैं, है ना, मस्जिदों में। यार मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको इन सबके पास किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ परमात्मा का स्मरण कीजिए, है ना। ये इन लोगों ने कहा कि परमात्मा से आप जुड़िए, आपको मोक्ष मिल जाएगा, है ना। प्रत्येक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और इन सब उद्देश्यों से होते हुए ये हुआ था। मूल रूप से ये आंदोलन यूरोप के प्राचीन रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। जो उनकी रूढ़िवादी प्रथा थी उनको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए चलाया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन था, उसने पोप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। मार्टिन लूथर आखिर था कौन। तो बच्चों याद रखिएगा, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था, है ना। वो धर्म सुधारक था, है ना। जो दे रखा है, चर्च ने बहुत मतलब, हाँ, तो आपको बस याद रखना, जो मार्टिन लूथर था एक धर्म सुधारक था, और उसी ने क्या हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, जिसे प्रति सुधार आंदोलन भी कहा जाता है या प्रोटेस्टेंटवाद भी कहा जाता है ना। अब आखिर कारण क्या था धर्म सुधार आंदोलन का, या मार्टिन लूथर ने आखिर पादरियों का, चर्च का विरोध क्यों किया था, रीजन क्या था। तो पहला क्या था, चर्च ने बहुत अधिक धन संपदा एकत्र कर ली थी, है ना। जो चर्च होता था उसने बहुत ज्यादा धन संपदा या पैसा जो था ना वो एकत्र कर लिया था, है ना। और पोप तथा उच्च पदों पर नियुक्त जो पादरी होते थे ना, वो भोग विलासी जीवन व्यतीत करते थे, है ना। बहुत ज्यादा भोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे, जिसके कारण लोग जो थे ना वो उन लोगों से क्या करने लगे, घृणा करने लगे। कह रहे यार ये चीज तो गलत है, हम इनके पास किस लिए, इनको हमने एक ऊंचा स्थान दिया है और ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो दूसरा कारण क्या था कि चर्च पादरियों के पदों को बेचा करता था, है ना। जैसे हमारे भारत में क्या होती है, सरकारी नौकरी बेची जाती है, वैसे ही वो लोग अपने पदों को बेचा करते थे। क्यों बेचा करते थे, क्योंकि भाई प्रॉफिट ज्यादा मिलता था, है ना, धन ज्यादा मिलता था, तो बेचते थे वो लोग। तो ये भी था। और तीसरा, पोप तथा पादरी माफीनामा बेचा करते थे। मैंने अभी आपको बताया ना, माफीनामा जिसे कहा जाता है दंड मुक्तियां, बेचते थे, और लोगों को ये बात पसंद नहीं है और उन्होंने चर्च के विरुद्ध क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया था। नेक्स्ट क्या था बच्चों, पोप जनता से अनेक प्रकार की क्या करते थे, कर लिया करते थे। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि चर्च किसानों से उपज का 10वां भाग लेता था, जैसे टिथ या टाइज कहते थे,
है ना। तो वो क्या करते थे, उन लोगों से क्या करते थे, शुल्क वसूला करता था और स्वयं क्या करते, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करता था, मजे मौज मस्ती में जीवन व्यतीत कर रहा था। लोगों ने कहा यार ये बहुत ज्यादा गलत है ना। तो इसीलिए क्या किया था, इन सभी के कारण क्या हुआ था, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और दर्शन में अरबों का क्या योगदान था। अरेबियन जो अरबी लोग थे उनका क्या योगदान था। देखो बच्चों, पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघर मतलब चर्च होता है, तो ईसाई गिरजाघरों और मठों में विद्वान यूनान और रोम के विद्वानों की रचनाओं से परिचित थे, है ना, परंतु उन्होंने इस उत्तर एजेंडाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों को अनुवाद करना शुरू कर दिया था। 14वीं शताब्दी के आसपास, है ना। और ये अनुवाद अरब के अनुवाद मतलब तो ट्रांसलेट, अनुवादकों की देन थी, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपि का मतलब होता है हाथों से लिखी जाने वाली पुस्तक, तो पुरानी जो पांडुलिपि हाथों से लिखी जाने वाली पुस्तक को सावधानी पूर्वक क्या करते थे, इकट्ठा या संरक्षित रखते थे और उनका क्या करते थे, ट्रांसलेट किया करते थे, यानी अनुवाद किया करते थे। जिस समय यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथ को अरबी अनुवाद का अध्ययन कर रहे थे, उस समय यूनानी विद्वान अरबी तथा फारसी विद्वानों की कृतियों का क्या कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, ताकि यूरोप के लोगों के बीच क्या किया जा सके, उनके ज्ञान को, उनकी नॉलेज को यूरोपीय लोगों के बीच क्या किया जाए, प्रचार प्रसार किया जा सके। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, है ना, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान से संबंधित होते थे। जो ये चीजें होती थी, तभी तो कहते हैं ना यूरोप में ज्यादा पूर्ण जागरण क्यों हुआ, ये सारी पुस्तकों यार यूरोप के लोगों ने पढ़ी सोची समझी और लगातार इनोवेशन करते गए, इनोवेट करते गए, चीजों का आविष्कार करते गए, है ना। टॉलेमी ने अपनी रचना जिसका नाम था अल्मजेस्ट में अरबी भाषा के विशेष अवतरण अल का उल्लेख किया है, जो यूनानी और अरबी भाषा के बीच रह संबंध को दर्शाता है। जो अल का मतलब होता है, ये क्या करता है, यूनानी और अरबी भाषा को क्या करता है, उसके संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। तो बच्चों देखो, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यूरोप को इतना डेवलप होने में, इतना विकसित होने में कहीं ना कहीं अरबी लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है ना। चलो आगे की ओर देखते हैं। आगे प्रश्न है, यूरोप में मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास कब हुआ और इसका क्या महत्व था। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यूरोप में मुद्रण संस्कृति, मुद्रण का मतलब होता है प्रिंट करना, छापना, तो यूरोप में मुद्रण संस्कृति का जो आविष्कार हुआ था वो 1455 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। इनके जो पिता थे एक व्यापारी थे, है ना, इंटरेस्ट तो इनका भी था, मतलब उनका मैकेनिकल में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, है ना। तो देखो, यूरोप में 16वीं शताब्दी में क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी का क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसके लिए यूरोप के लोग चीनियों और मंगोलों शासकों के ऋण थे, यानी चीनियों और मंगोल शासकों के हमेशा ऋणी थे। क्यों थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार बेशक हम कह सकते हैं यूरोप में हुआ है, लेकिन इससे पहले ये चीन में हुआ था। चीन में मार्को पोलो जो था ना, वो ये तकनीक कहां लेकर आया था, यूरोप लेकर आया था। पहले चीन में चलता था, चीन में वुड ब्लॉक प्रणाली चलती थी, ताक की तख्ती कहते थे उसे, वो प्रिंटिंग प्रेस चलती थी, उससे फिर ये यहां लेकर आया था, है ना बच्चों। तो क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ हस्त लिखित प्रतियां होती थी, यानी हाथों से लिखी गई मतलब कॉपीज होती थी। 1455 में जर्मन के रहने वाले एक नाम था जिसका नाम था जोहास मिस गुटेनबर्ग, है ना। इसने क्या किया था, सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किया था। उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 कॉपी छापी गई थी। सबसे पहले बाइबल पुस्तक छापी गई थी, 150 कॉपी इसकी छापी गई थी। इससे पहले इतने ही समय में कोई धर्म भिक्षु बाइबल की केवल एक ही प्रति छाप सकता था। जितने समय में अगर बात की 150 कॉपी छापी गई थी, उसी में अगर कोई एक भिक्षु होता था वो एक छाप पाता था, और यहाँ एक साथ 150, तो सोच सकते हो बच्चों कितना क्रांतिकारी बदलाव था। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। पूर्ण जागरण की मुद्रा प्रमुख विशेषताएं बताइए। पूर्ण जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी, है ना। पहला, इटली के नगर और राज्य पूर्ण जागरण के कारण क्या हो गए थे, प्रथम केंद्र बन गए थे। इटली के जो नगर थे काफी ज्यादा डेवलप होने लग गए थे। इसके साथ साथ नई कला शैली का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, नए नए इनोवेशन हुआ, आविष्कार हुआ।
वास्तुकला एवं साहित्य का भी क्या हुआ था बच्चों, विकास हुआ। वास्तुकला का मतलब होता है घर, भवन, आपको है ना, इन सब चीजों का भी क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। प्राचीन विधियों तथा ज्ञान को एक नया जीवन मिल गया था, है ना, प्राचीन विधिया और ज्ञान को क्या हुआ था, एक नया जीवन मिल गया। और अनेक नए नगरों का क्या हुआ था बच्चों, उदय हुआ था। मानव में स्वतंत्र चिंतन और मानवता का विकास हुआ था। अब मानव क्या होता, स्वतंत्र रूप से चिंता मतलब चिंतन का मतलब क्या होता, सोच सकता था, समझ सकता था, अपनी बातों को रख सकता था। पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ था, विकास हुआ था। चलो, लियोनार्डो दा विंची के प्रतिभा पर नोट लिखिए। लियोनार्डो दा विंची, आपको याद होगा लियोनार्डो दा विंची कौन थे, तो आपको याद नहीं, इटली के ये रहने वाले थे और पूर्ण जागरण काल में एक महानतम व्यक्ति थे। उनका जन्म 1453 में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, इटली में ही हुआ था उनका जन्म। और ये एक चित्रकार थे, एक मूर्तिकार भी थे, एक इंजीनियर भी थे, एक वैज्ञानिक भी थे, एक दार्शनिक भी थे, एक कवि भी थे, एक गायक भी थे। वही सब कुछ है, सब कुछ है लियोनार्डो दा विंची, है ना। इसके साथ साथ इन चित्रों में से द वर्जिन ऑफ दी रॉक्स और मोनालिसा का चित्र भी इन्होंने ही बनाया था, लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा का चित्र आपने सुना होगा, है ना। तो मोनालिसा का चित्र भी क्या हुआ था, इन्होंने, लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया था। और मिलान के गिरजाघर में चित्रित दी लास्ट सपर, और मतलब जो जो लास्ट सपर के कलात्मक आश्चर्य में गिना जाता है, उसने एक उड़न मशीन का भी चित्र बनाया था। सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने उड़न मशीन का मतलब उड़ती हुई मशीन का चित्र बनाया था, है, और इसके आधार पे वो ऐसी मशीनों बनाना चाहता था। तो इस तरीके से लियोनार्डो दा विंची काफी फेमस व्यक्ति हैं। वैसे तो इनका प्रसिद्धि का मेन एक ही कारण था, क्योंकि उन्होंने क्या था, मतलब जो चित्र आपको मैंने बताया, मोनालिसा का चित्र ज्यादा बनाया था, तो इसीलिए काफी ज्यादा फेमस हो गए थे ये। चलो, कॉपरनिकस तथा उसके ब्रह्मांड संबंधी विचारों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, कॉपरनिकस कौन था भाई, देखो कॉपरनिकस कौन था, कॉपरनिकस यूरोप का ही रहने वाला था, है ना। बेसिकली यहाँ देखो मैटर क्या था, कि जो ईसाई जो लोग होते थे ना, वो लोगों को गलत शिक्षा देते थे। मतलब ईसाई लोग ये कहते थे कि पृथ्वी पर पापियों का पाप बढ़ चुका है, और पृथ्वी पर पापियों का पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पृथ्वी रुक चुकी है, स्थिर हो गई है, और सूर्य समेत जितने भी सभी ग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो था ना, कॉपरनिकस था, वो कहता था यार नहीं यार, क्यों गलत बोल रहे, क्यों झूठ बोल रहे, क्यों लोगों को आप मतलब अंधकार में लेके जा रहे हो। ये कॉपरनिकस कहता था ये तो गलत है ना। और उसने एक पुस्तक भी छापी थी, जिसने मतलब, कॉपरनिकस ही पहला एक व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि ये गलत है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी समेत जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन अपनी इस नई खोज से वो डरता था। उसे ऐसा लगता था कहीं ईसाई धर्म के जो अधिकारी हैं, कहीं उसकी इस बात का विरोध ना करे, कहीं उसे मार ना दे। इस बात से वो डरता था कॉपरनिकस। इसीलिए जब वो अपनी मृत्यु शैया, यानी जब वो अपनी मृत्यु के बहुत ज्यादा करीब था, तो उसने एक पुस्तक, उससे पहले एक पांडुलिपि छापी थी, इसका नाम था द रिवोल्यूस निबस। देखो ये लिखा हुआ है द रिवोल्यूस निबस, ये पुस्तक इसने लिखी थी, ठीक है ना, ये पांडुलिपि। लेकिन वो इस पुस्तक को क्या किया था, अपने जो शिष्य जोसिम रिटिकस को सौंप दिया था, और उसकी मृत्यु के कई शताब्दियों बाद क्या गया था, इस पुस्तक को छापी गई थी, और फिर लोगों ने कहा अच्छा सूर्य स्थिर है, बेचारा उसके चक्कर में मर गया, वो नहीं देखा इन लोगों ने। तो इस तरीके की थी मानसिकता। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्ण जागरण का जन्म सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। भाई ऐसा क्या रीजन था, सबसे पहले इटली में ही क्यों हुआ भाई पूर्ण जागरण, ठीक है, इटली में ही क्यों हुआ। देखो बच्चों अभी बताता हूं, देखो जैसे पहला, इटली एक व्यापारिक, जो क्या था बच्चों, एक व्यापारिक, प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। इटली के इस बढ़ते व्यापार तथा इसकी समृद्धि ने पूर्ण जागरण की प्रवृत्ति को और ज्यादा क्या किया था, बल दिया था। इसके साथ साथ देश में मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस नगरों की स्थापना हुई थी, और इन नगरों के व्यापारी क्या होते, बाल्कन प्रायद्वीप और पश्चिमी एशिया और विजेटाइन तथा मिस्र की यात्रा क्या करते थे। यहाँ उनकी भेंट ईरानी व्यापारियों से होती थी। मतलब भेंट का मतलब जानते हो, देना नहीं होता, भेंट का मतलब होता है मिलना, है ना, मिलते थे ये लोग। और इस संपर्क और विचार विनिमय से एक दूसरे के विचारों को अपनाने की क्षमता क्या होती थी, उत्पन्न होती थी। इसके अतिरिक्त अधिकांश संग्रहालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, है ना, जैसे लाइब्रेरीज, है ना, और नाट्यशाला नगरों की स्थापित किया था, और गांव में ही नहीं, इससे इटली के सांस्कृतिक जीवन पर भी क्या हुआ था, काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इटली की समृद्धि में धनी व्यापारी, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, और इस वर्ग के सामंतों तथा पोप की
परवाह करना और इसमें मध्यकालीन मान्यताओं का उल्लंघन किया गया। इससे इटली में पूर्ण जागरण की भावना क्या हुई थी, उत्पन्न हो गई थी। अनेक व्यापारियों ने सम्राट, साहित्यकारों, कलाकारों को प्रोत्साहित किया था, जिसके कारण क्या हुआ था, साहित्यकारों तथा कलाकारों को स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब क्या होता है, अपनी स्किल्स को दिखाने का क्या मिला था, मौका मिला था। अकेले फ्लोरेंस नगर ने ही असंख्यक कलाकारों और साहित्यकारों को क्या किया था, आश्रय दिया था। जैसे आपने दांते अलिघिएरी का नाम सुना होगा, जोटो का नाम सुना, जोटो जियो जीती जागती चित्र बनाया करते थे। दांते अलिघिएरी जो किसी धर्म से संबंधित नहीं थे, लेकिन अपने धर्म के ऊपर इन्होंने कलम चलाया था। ये सारे फ्लोरेंस के थे। पेट्रोक, बुआर्सने, एंजेलो, लियोनार्डो, है मैकियावेली, है ना बच्चों, और जैसे लेखक, ये सभी क्या थे, फ्लोरेंस में ही उत्पन्न हुए थे, इटली का जगह है। और धन की वृद्धि ने क्या हुआ था, कला और कलाकारों को, शिक्षा को पूर्ण जागरण की ओर क्या किया था, प्रोत्साहित किया था, है ना। इन सभी के कारण क्या हुआ था, सबसे पहले जो पूर्ण जागरण है वो इटली में ही हुआ। तो ये थे आप लोगों के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसके साथ साथ एक दो टॉपिक मैं आप लोगों को ऐसे ओरली समझा देता हूं, जैसे कि 14वीं शताब्दी के आसपास महिलाओं की स्थिति क्या होती थी। तो जैसे व्यापार, मतलब जैसे कि अभिजात वर्ग में परिवारों में देखा जाए तो पुरुष प्रधान होता था समाज, है ना। महिलाओं को अक्सर व्यापार संबंधी सलाह देने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। महिलाएं व्यापार संबंधी सलाह अपने पतियों को नहीं दे सकती थी। इसके साथ साथ क्या होता था, अपने लड़कों को ही शिक्षा देने का ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता था, और छोटे पुत्रों को क्या होता था, मतलब धार्मिक शिक्षा लेने के लिए, मतलब ईसाई मठों में भेज दिया जाता था। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों, यहाँ दहेज प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित थी, है ना। और जो स्त्रियों से जो पुरुषों को दहेज मिलता था, उस दहेज का क्या करते थे ये लोग, नए कारोबार में क्या करते थे, उस दहेज को लगाया करते थे, दहेज के पैसे को लगाया करते थे, है ना। और इसके साथ साथ जो स्त्री अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं कर पाती थी, उसे भिक्षुणी का जीवन व्यतीत करने के लिए ईसाई मठों में छोड़ दिया जाता था। लेकिन वहीं व्यापारिक परिवारों में देखा जाए ना, तो व्यापारिक परिवारों में स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। मतलब व्यापारिक परिवारों में स्त्रियों की काफी अच्छी स्थिति हुआ करती थी। वो अपने पतियों को कारोबार संबंधी सलाह देती थी। वो यहाँ तक कि क्या होता था, कारोबार संबंधी सलाह तो देती ही थी। इसके साथ साथ स्त्रियां और भी चीजें करती थी, जैसे कि अगर बात की जाए, उनकी पति की गैर हाजिरी में पूरा का पूरा व्यापार कौन संभाला करती थी, स्त्रियां संभाला करती थी, है ना। उनकी गैर हाजिरी में, इसके साथ साथ अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो अपने पति की अनुपस्थिति में क्या होता था, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती थी। सारो कारोबार स्त्रियां संभाला करती थी। इसी में दो स्त्रियों का नाम लूंगा। एक का नाम था फिदेले, कसांद्रा कसांद्रा फिदेले, जिन्होंने क्या किया था, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हो सके तो जितना हो सके स्त्रियों को शिक्षा दो, और जो स्त्री बेहतर कर रही है उसको पुरस्कार दो। ये कसांद्रा फिदेले ने कहा था। और एक और स्त्री थी जिसका नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था, मंटुआ की रानी थी, ठीक है ना। उन्होंने भी क्या किया था, मतलब उनके पति की मृत्यु होने के पश्चात क्या था, मंटुआ का प्रशासन पूरा पूरा संभाला था उन्होंने, जिसका नाम था मार्चिसा इसाबेला दी, है ना, मंटुआ की रानी थी। तो इस तरीके का था समाज, ठीक है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। आपको 10 के 10 क्वेश्चन करवा दिए, मैंने 11 क्वेश्चन करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे हो, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।